हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके एकदम शानदार तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चे, हम लोग जैव प्रक्रम चैप्टर को धीरे धीरे पढ़ रहे थे और आज हम लोग जैव प्रक्रम के सबसे अंतिम चैप्टर में पहुंचे हुए हैं। आज हम लोग उत्सर्जन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और आज यह चैप्टर शायद समाप्त भी हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। बाकी हम देखते हैं, पढ़ाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज समाप्त होता है या नहीं होता है। कोशिश रहेगा कि आज इस चैप्टर को समाप्त कर दिया जाए। तो आप सभी बच्चों से आग्रह है कि आप जल्दी जल्दी से भाई रेडी हो जाइए। धीरे धीरे करके सारे बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, सभी बच्चे जुड़ रहे हैं। फटाफट से आप लोग तैयार हो जाइए ताकि आज की इस बेहतरीन सी क्लास को शुरू किया जाए। और चूंकि आज उत्सर्जन चैप्टर अपना खत्म हो रहा है, तो अगला क्लास जो होगा उसमें जैव प्रक्रम चैप्टर, श्वसन चैप्टर, परिवहन चैप्टर और उत्सर्जन चैप्टर, ये चारों चैप्टर का हम सामूहिक मेगा टेस्ट लेंगे। तो प्यारे बच्चे, अगले क्लास में आप लोग टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। आज उत्सर्जन चैप्टर हो रहा है, अगली क्लास में मेगा टेस्ट होगा, चारों चैप्टर का होगा। तो कुल मिलाकर के आप लोगों को कल पूरी तैयारी के साथ आना है, पूरी ताकत लगानी है, पूरे ताकत के साथ आप लोगों को अगली क्लास में तैयार रहना है। तो चलिए भाई, आज की शानदार सी क्लास को हम शुरू करते हैं। बेहतरीन तरीके से आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों का जो चैप्टर है वो चैप्टर का नाम है उत्सर्जन। प्यारे बच्चों, आप सबसे पहले ये समझो कि हम लोग सबसे पहले पढ़े थे जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम चैप्टर हम लोग पढ़े थे और इस जैव प्रक्रम में हम लोग समझे थे कि हम लोग खाना पीना खाते हैं तो कैसे हमारे शरीर को पोषक तत्व मिलता है, हमारे शरीर का पोषण कैसे होता है, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ लिए थे। फिर जब हम लोग अगले चैप्टर में आए तो दूसरे चैप्टर में हम लोग श्वसन के बारे में पढ़ना शुरू किए कि भैया ये जो श्वसन है, यानी कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो वो ग्लूकोज के रूप में जमा होता है, लेकिन बिना सांस लिए ऊर्जा नहीं मिल सकता है। एक तो सांस लिए बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं और बिना सांस लिए हमारे शरीर को ऊर्जा भी नहीं मिलेगा। ये हम लोग श्वसन चैप्टर में जाने। उसके बाद हमारे शरीर में जो खून है खून के बारे में पढ़े कि भैया खून का क्या क्या काम है, जिसको कि हम लोग परिवहन चैप्टर बोले। और आज हम लोग सबसे लास्ट में एक चीज पढ़ेंगे, यानी कि हम लोग खाना खा लिए, हमारे शरीर को पोषक तत्व मिल गया, श्वसन क्रिया कर लिए, यानी हमारे शरीर को ऊर्जा भी मिल गया, हमारा शरीर एकदम जीवित है। फिर परिवहन, जो पोषक तत्व बना था वो हमारे पूरे शरीर में चला भी गया। लेकिन खाना खाने के बाद जो बेकार पदार्थ हमारे शरीर में बच जाता है मल मूत्र के रूप में, ध्यान से सुनिएगा, जो बेकार पदार्थ बन जाता है मल मूत्र के रूप में, इसके अलावा जो पसीना होता है पसीना के रूप में, ये सब जो हमारे शरीर के बेकार पदार्थ हैं, इसको हम अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। और कैसे बाहर निकालते हैं, किस अंग के द्वारा बाहर निकालते हैं, यही सब पूरा प्रक्रम हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है, जिसका नाम है उत्सर्जन। नाम क्या है बाबू? नाम है उत्सर्जन। ठीक है ना? तो आज हम लोग उत्सर्जन चैप्टर को ही पूरा कंप्लीट करेंगे, उत्सर्जन चैप्टर को ही हम लोग आज पूरा पढ़ेंगे। तो आप सभी बच्चे तैयार हो जाइए, अपने आप को एकदम रेडी कर लीजिए ताकि हम उत्सर्जन चैप्टर आज पूरा कंप्लीट कर सकें, वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत जबरदस्त तरीके से आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना? हर एक क्वेश्चन आंसर को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चे आप जरा ध्यान से समझना, हमारे शरीर में जो 2 किडनी होता है उसका एकदम ये रियल फोटो है, देख लीजिए। मानव शरीर में जो 2 किडनी होता है ना, पीछे साइड में होता है, यहाँ पे एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। ठीक है ना? तो 2 किडनी होता है और यही दोनों किडनी है। ठीक है ना? यही दोनों छोटा छोटा सा किडनी होता है, 150 ग्राम का होता है, बहुत ज्यादा वजन नहीं होता है। अब आप लोग समझ ही सकते हो कि मांस 150 ग्राम कितना कम होगा, एकदम इतना सा होता है। ठीक है ना? इतना सा एकदम होता है। सेम के बीज के आकार का ये किडनी होता है, एकदम उसी तरह का देखने में भी लगता है। तो ये हमारे पास 2 किडनी है, देखने में छोटा लगे, बाकी काम इसका काम बहुत बड़ा है। अगर ये दोनों किडनी फेल कर जाए तो आदमी मर जाएगा। अगर एक किडनी खराब होगा तो दूसरा किडनी पर काम चलेगा। ठीक है ना? अगर जैसे ये किडनी खराब हो गया तो ये वाला किडनी पे काम चलेगा, ये किडनी खराब हो गया तो ये किडनी पे काम चलेगा। लेकिन अगर गलती से दोनों किडनी खराब हो गया तो फिर आदमी का जाना जरूरी है। ठीक है ना? हाँ, तभी वो बच सकता है जब कोई दूसरा व्यक्ति उसको किडनी दे। यानी कि किडनी ऐसा चीज है जो कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को दान कर सकता है। ठीक है ना? जैसे कुछ दिन पहले आप लोग सुने होंगे, कुछ वर्ष पहले, कि लालू यादव का दोनों किडनी खराब हो गया था। लालू यादव जो देश के इतने बड़े नेता हैं, उनका दोनों किडनी खराब हो गया था और तब उनकी बेटी अपना किडनी निकाल करके उनको दी। रोहिणी आचार्य नाम है उनकी बेटी का। ऐसे तो उनकी 8-9 बेटियां हैं, लेकिन रोहिणी आचार्य उनको अपना किडनी दी और तब जाकर के लालू प्रसाद जी का जान बचा है और वो अभी जीवित है। ठीक है ना? तो किडनी कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दान खूब बढ़िया से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक किडनी पर भी आदमी जीवित रहेगा। जैसे आज हम अगर किडनी किसी को दान कर दे तो वो व्यक्ति तो जीवित रहेगा ही, क्योंकि हम अपना किडनी अगर उसको दे दिया तो वो व्यक्ति अब जीवित हो जाएगा। एक किडनी पर हम भी जीवित रह सकते हैं। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं होगा। जब एक किडनी खराब होगा तब दूसरा किडनी का जरूरत पड़ता है। तो किडनी हमारे शरीर में उत्सर्जी अंग है।
हमारे शरीर का जो भी बेकार पदार्थ होता है उसको छानने का काम कौन करता है? किडनी करता है। हम लोग जो पानी पीते हैं उस पानी को बढ़िया से फिल्टर करने के बाद जो हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है उसको शरीर में जमा कर लिया जाता है, और नहीं तो बाकी जो बेकार पदार्थ है वो किडनी फिल्टर कर देता है और वह फिर मूत्र के रास्ते बाहर निकल जाता है। यानी कि मूत्र जो है ना वो किडनी में ही बनता है। मूत्र जो है वो कहां बनता है? किडनी में ही बनता है। तो किडनी हमारे शरीर का प्रमुख उत्सर्जी अंग है, ध्यान रखिएगा। किडनी, जिसको कि हम लोग बोलचाल की भाषा में ब्रिक कहते हैं, इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ऐसे तो हम लोग कहते हैं किडनी, ऐसे तो कहते हैं किडनी, लेकिन इसी को हम लोग ब्रिक भी कहते हैं, ब्रिक। ठीक है ना, किडनी को ही हम लोग क्या कहते हैं? ब्रिक कहते हैं। ये तो एकदम बहुत छोटा होता है, लेकिन अगर किडनी को, जैसे ये जो आप किडनी देख रहे हैं ना, अगर इसको बीचे बीचे से एकदम फाड़ के देखा जाए तो कुछ इस तरीके का किडनी के अंदर में कुछ इस तरीके का बनावट होता है, संरचना होता है। तो ये हमारा किडनी है जो कि सेम के बीज के आकार का होता है, 150 ग्राम का मात्र होता है, मात्र 150 ग्राम। सोच लीजिए, किडनी का वजन है सिर्फ और सिर्फ 150 ग्राम। समझ में आया बाबू? तो ध्यान रखिएगा, किडनी हमारे शरीर का प्रमुख उत्सर्जी अंग है। हमारे शरीर में पसीना निकलता है। आप लोग शर्ट पहनते होंगे तो देखते होंगे कि पसीना निकलता है। ये पसीना है क्या? पसीना प्यारे बच्चों एक उत्सर्जी पदार्थ है। पसीना हमारे शरीर के लिए बेकार पदार्थ है। हमारे शरीर का जो गंदगी है ना वह पसीना के जरिए बाहर निकलता है। समझ में आया? हमारे शरीर का जो गंदगी है वह गंदगी ही पसीना के जरिए बाहर निकलता है। तो पसीना भी हमारे शरीर में एक गंदगी है। इसके अलावा मल मूत्र की बात करें, जैसे अगर जीव जंतु का ही बात कर लें, सिर्फ आदमी का मल मूत्र ही नहीं बल्कि कोई भी जीव जंतु का मल मूत्र, चाहे गाय भैंस ऊंट किसी का भी मल मूत्र है ना, आप लोग उपला बनाते हुए देखे होंगे, जिसको बोलते हैं, ये जानवरों के मल से बनता है, गोबर से बनता है। ठीक है ना, तो ये सब क्या है? ये सब बेकार पदार्थ ही है जिसको सुखा करके जलावन के उपयोग में ले आते हैं हम लोग। तो ये सब बेकार पदार्थ, यहां तक कि अच्छा आपको ऐसा अगर लग रहा है कि सिर्फ आदमियों में ही उत्सर्जी पदार्थ होते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। बेकार पदार्थ सिर्फ हमारे शरीर के अंदर नहीं बनता है, पेड़ पौधों में भी बेकार पदार्थ बनता है जिसे पेड़ पौधे समय समय पे बाहर निकालते हैं। तो बाबू देख लो, किसी किसी पेड़ में आप लोग देखे होंगे कि गोंद के जैसा ये निकलता है। किसी किसी पेड़ पौधे में आप लोग देखे होंगे कि इस तरीके से ना गोंद के जैसा ढेर सारा ऐसा निकला हुआ रहता है, लसलस करता है एकदम। ठीक है ना, इसको पकड़िएगा तो एकदम गोंद के जैसा लसलस करता है। तो ये क्या है? पेड़ पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है। जैसे हम लोगों में उत्सर्जी पदार्थ पसीना, मल मूत्र ये सब होता है ना, ये सब उत्सर्जी पदार्थ ही है पेड़ पौधों का। ठीक है, तो पेड़ पौधों में भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। जैसे देखिए ये वाला पेड़ कह सकते हैं, ये पेड़ है, इसमें देखिए इस तरीके से ये उत्सर्जी पदार्थ निकले हैं। तो बउआ ध्यान रखना, आदमी से लेकर के जीव जंतु से लेकर के पेड़ पौधों में भी उत्सर्जी पदार्थ होता है। ठीक है ना, तो उत्सर्जन किसे कहते हैं? एकदम सिंपल परिभाषा हो गया कि हमारे शरीर में पाचन क्रिया के फलस्वरूप जो गंदे पदार्थ हमारे शरीर में बनते हैं उसको बाहर निकालने की क्रिया को ही उत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है ना, हमारे जीवों में, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, जीवों के शरीर में उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप, उपापचयी मतलब होता है पाचन क्रिया के फलस्वरूप, तो जीवों के शरीर में उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न गंदे पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाता है। तो अगर प्यारे बच्चों उत्सर्जन का परिभाषा आपसे पूछ दे, अगर आपसे पूछे कि उत्सर्जन का परिभाषा बताइए, जैसे अगर आपसे पूछ दे उत्सर्जन, उत्सर्जन, उत्सर्जन किसे कहते हैं? उत्सर्जन किसे कहते हैं? उत्सर्जन किसे कहते हैं? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2020 के परीक्षा में, मैं बिहार बोर्ड 2020 के एग्जाम में यह आया था। 2020 मैट्रिक एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उत्सर्जन कहते किसे है। तो खूब बढ़िया से लिखिएगा कि जीवों के शरीर में, आप ऐसे लिख सकते हैं कि जीवों के शरीर में, जीवों के शरीर में, जीवों के शरीर में उपापचयी, हम बार बार बोल रहे हैं, उपापचयी मतलब होता है पाचन क्रिया। तो जीवों के शरीर में पाचन क्रिया के फलस्वरूप, या फिर उपापचयी ही लिख देते हैं, उपापचयी, जीवों के शरीर में उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप, उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप, उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप जो गंदे पदार्थ का निर्माण होता है, उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप जो गंदे पदार्थ का निर्माण होता है, जो गंदे पदार्थ का निर्माण होता है, निर्माण होता है, उसे शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को, उसे शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को, शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को, शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को, शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है बाबू, एकदम इस चीज को याद रखिएगा।
सुबह सुबह सब लोग बाथरूम जाते होंगे, जाते हैं कि नहीं जाते हैं? दिन भर में कई बार आप लोग पेशाब करने के लिए जाते होंगे। क्या है, हमारे शरीर में जब गंदे पदार्थ बनते हैं तो उसे समय समय पर बाहर निकालना जरूरी होता है, ठीक है ना। हमारे शरीर में जो गंदे पदार्थ बनते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, उसे शरीर से बाहर निकालना क्या होता है, बहुत जरूरी होता है, जिसको कि हम लोग समय समय पर जाकर के शरीर से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है ना। उसी को उत्सर्जन कहा जाता है। अच्छा, उत्सर्जन क्रिया में जो पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकलता है, जब उत्सर्जन क्रिया होता है, यानी कि जो हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ बना, जैसे मल मूत्र पसीना, ये सब जो हमारे शरीर में जो गंदे पदार्थ बने, और ये जो पदार्थ, यानी कि उत्सर्जन क्रिया में जो पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकलता है, उस पदार्थ को उत्सर्जी पदार्थ कहा जाता है। समझ में आ गया बाबू? हाँ, जो हमारे शरीर के लिए अनावश्यक है, जो हमारे शरीर के लिए विषाक्त है, जो हमारे शरीर का गंदा पदार्थ है, वो उत्सर्जन क्रिया के फलस्वरूप बाहर निकलता है, उसे हम लोग उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। तो ये तो हो गया उत्सर्जन किसे कहते हैं। अब आप लोग याद रख सकते हैं उत्सर्जी पदार्थ किसे कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अब आप लोग क्या याद रखेंगे, उत्सर्जी पदार्थ किसे कहते हैं। उत्सर्जी पदार्थ किसे कहते हैं, उत्सर्जी पदार्थ। तो बबुआ एकदम याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जस्ट हम आपको बताए हैं कि हमारे शरीर से जो गंदा पदार्थ बाहर निकलता है, उस क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, और जो पदार्थ निकलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, हम लोग तो प्यारे बच्चों ये चीजें ना आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, समझ में आया। अच्छा हाँ, एक चीज और आपको हम उत्सर्जी पदार्थ हम आपको अभी पहले बता देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आपसे हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। तो उत्सर्जी पदार्थ किसे कहते हैं, इसके लिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। हम लोग ऐसे लिखेंगे, उत्सर्जन क्रिया के फलस्वरूप, हम लोग लिखेंगे बाबू, उत्सर्जन क्रिया के फलस्वरूप, उत्सर्जन क्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ जीवों के शरीर से बाहर निकलता है, जीवों के शरीर से बाहर निकलता है, जो शरीर के लिए अनावश्यक एवं विषाक्त होते हैं। विषाक्त मतलब विषैले, ठीक है ना। अनावश्यक एवं विषाक्त होते हैं, उसे ही उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। यानी कि उत्सर्जन क्रिया में जो पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकलता है, जैसे प्यारे बच्चों, जैसे में हम क्या लिखेंगे, जैसे हम लिख देंगे मल मूत्र पसीना, मल मूत्र पसीना इत्यादि कर लीजिए भाई, बहुत सारा है, लेकिन मुख्य रूप से 2-3 एग्जांपल हम लोग खूब बढ़िया से दे सकते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना, हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो बेकार पदार्थ बना पाचन क्रिया के फलस्वरूप, उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। और जो पदार्थ उत्सर्जन क्रिया में बाहर निकलता है, उत्सर्जन क्रिया में हम लोग अपने शरीर से जिस पदार्थ को निकालते हैं, जैसे मल मूत्र त्यागते हैं, ठीक है ना, पसीना हमारे शरीर से निकलता है, तो पसीना क्या हुआ, उत्सर्जी पदार्थ, मल मूत्र क्या हुआ, उत्सर्जी पदार्थ। तो ये सब चीजें याद रखिएगा। समझ में आया कि नहीं आया बाबू, बताओ जल्दी से, ठीक है ना। तो ये सब चीजों को आप लोग ध्यान रखिएगा कि उत्सर्जन क्या है और उत्सर्जी पदार्थ क्या है। यहां तक सारे बच्चों का क्लियर हो गया? एक बार डबल सी जल्दी से लिखो बाबू। अगर यहां तक सभी बच्चों का कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया, तो एक बार जल्दी से डबल सी सारे बच्चे लिख दीजिए। और आप लोगों को हम बता दें, एकदम ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है ना बाबू, एकदम सभी बच्चे ना गौर से ध्यान से सुन लीजिए कि बाबू आप लोगों का गर्मी का छुट्टी हो गया है, और गर्मी का छुट्टी हो गया है इसलिए हम एक नया टाइम टेबल आप लोगों के लिए बनाए हैं, ताकि भर गर्मी के छुट्टी में आप लोगों का तैयारी एकदम बेजोड़ करवाएं, सिलेबस को आगे बढ़ाएं। इसलिए हम ज्यादा कुछ चेंज नहीं किए हैं, थोड़ा बहुत चेंज है। गर्मी के छुट्टी का टाइम टेबल एक अलग से हम आपको दे रहे हैं, जिसमें मैथ का क्लास चलता था शाम में, मैथ का क्लास शाम में चलता था 8:30 बजे से, जो कि अब सुबह में 7 बजे से चलेगा। 7 बजे से 8:30 बजे तक मैथ का क्लास चलेगा। दोपहर में हमारा हिंदी का क्लास 1 घंटे का चलता था, 1 बजे से 2 बजे, जो कि अब 2 घंटे का चलेगा, 12 बजे से 2 बजे। बस ज्यादा कुछ नहीं किए, बस टाइमिंग जो है वो ज्यादा कर दिया। यानी कि जो क्लास 1 घंटा चलता था, चूंकि अब गर्मी का छुट्टी है तो आराम से 2 घंटा पढ़िए। तो दोपहर में 12 बजे से 2 बजे हिंदी संस्कृत का क्लास चलेगा। बाकी इंग्लिश और उर्दू नन हिंदी का क्लास जैसे चलता था वैसे ही चलता रहेगा, ध्यान रखिएगा,
3 बजे से 4 बजे इंग्लिश और 5 बजे से 6 बजे उर्दू एंड हिंदी। उसके अलावा साइंस और सोशल साइंस, तो बाबू साइंस और सोशल साइंस शाम में 7 बजे से 9 बजे चलेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। यानी कि शाम में भी जो क्लास 1 घंटा चलता था, चूंकि मैथ का क्लास अब सुबह में हो गया है, इसलिए शाम वाला क्लास भी अब 2 घंटे का होगा। तो हम दोपहर के समय में भी हिंदी वाले क्लास में हम टाइम टेबल का जिक्र कर दिए थे, इस क्लास में भी हम टाइम टेबल का जिक्र कर दे रहे हैं, क्योंकि कल से आप लोग सुबह 7 बजे टाइमिंग के साथ जुड़ जाएं, समय के अनुसार आप लोग ईमानदारी से अपने अपने क्लास में जुड़ जाएं, ठीक है ना। तो ये टाइम टेबल पर हम चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं हिंदी वाले क्लास में, हम सोचे फिर से एक बार चर्चा कर देते हैं। तो ये चर्चा हो गया है, आप लोग कृपया करके कल से अपने समय पर आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। कल से अपने अपने समय पर आप लोग सुबह में 7 बजे जुड़ जाना बाबू, ठीक है, समझ में आ गया। चलो भाई, तो यहां तक आप लोगों को क्या समझ में आया? सबसे पहले हम आपको समझाए उत्सर्जन, कि हमारे शरीर में पाचन क्रिया होता है, उपापचयी क्रिया होता है, और उस क्रिया में हमारे शरीर में कुछ गंदे पदार्थ का निर्माण होता है, कुछ अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है, जो बेकार पदार्थ है, हमारे शरीर के लिए विषाक्त है, विषैला है। जैसे मल मूत्र की बात करते हैं, आप सोचो कि अगर मूत्र का त्याग आप न करें, खाली पानी पी रहे हैं लेकिन मूत्र त्याग करें ही नहीं, तो मूत्र हमारे शरीर के लिए फायदेमंद थोड़े है, मूत्र हमारे शरीर के लिए विषाक्त है, विषैला है, ठीक है ना। उसी प्रकार से हम सुबह सुबह बाथरूम जाते हैं, बाथरूम अगर आप नहीं जाएंगे तो कई तरह का बीमारी हो सकता है, ठीक है ना। देखते होंगे कि जिन व्यक्ति को क्या बोलते हैं, कौन सा बीमारी होता है जी, ध्यान रखिएगा, याद नहीं आ रहा है उसका नाम, देखो ना, नाम पता है लेकिन अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, कब्ज, ठीक है ना। जिस व्यक्ति को अगर ये हो जाए कब्ज, उस व्यक्ति को ना बाथरूम होता ही नहीं है जल्दी, तो देखते हैं ना, वैसे व्यक्ति दवा खाना पड़ता है, वैसे व्यक्ति को बीमारी होता है। तो कब्जियत हमारे शरीर के लिए बहुत खराब चीज है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के मल मूत्र जो है उसको त्यागना बहुत जरूरी है। गांव में लोग कहते होंगे कि शरीर से पसीना निकलना अच्छी बात है, क्योंकि शरीर से जब पसीना निकलता है तो हमारे शरीर में जो गंदे पदार्थ है वो हमारे से पसीने के साथ बाहर निकलते हैं। तो ये सब ना हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। तो उत्सर्जन यानी कि गंदे पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना, और जो पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है उस पदार्थ को हम उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना बाबू। टाइम टेबल में किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ बच्चों के साथ प्रॉब्लम है, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर सुबह वाला क्लास इतना बजे से कर दीजिए, शाम वाला इतना बजे से कर दीजिए। बाबू संभव नहीं है, आपका पूरा टाइम टेबल मैच कर रहा है, इतना क्लास चल रहा है, तो एक आध टाइम टेबल तो आप कहेंगे कि सर हमने कोचिंग के अनुसार आप टाइम टेबल कर दीजिए, तब तो थोड़ा सा परेशानी होगा, लेकिन फिर भी आप लोग एडजस्ट करिए, ठीक है ना, और अच्छे तरीके से बस पढ़ाई करिए। हम सुबह में भी यही बात बोले थे, फिर से रिपीट यही बात कर रहे हैं, समझ में आ गया। तो उत्सर्जी पदार्थ किसे कहते हैं और उत्सर्जन किसे कहते हैं, ये दो चीजें तो हम आप लोगों को समझा दिए। अब बात करते हैं उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, जिस अंग के द्वारा उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकाला जाता है उस अंग को हम लोग उत्सर्जी अंग कहते हैं। एकदम सिंपल परिभाषा, याद रखिएगा, ठीक है ना। जिस अंग के द्वारा उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकाला जाता है उस अंग को उत्सर्जी अंग कहते हैं। तो अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं। अगला नंबर हमारा प्रश्न आएगा कि उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं, उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं, उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं, याद रखिएगा। तो हम लोग इसका परिभाषा बड़ा सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे बाबू, लिखेंगे कि जिस अंग के द्वारा शरीर से उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकाला जाता है, उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकाला जाता है, जिस अंग के द्वारा शरीर से उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकाला जाता है उस अंग को ही उत्सर्जी अंग कहते हैं, उस अंग को ही उत्सर्जी अंग कहते हैं, उस अंग को ही क्या कहते हैं, उत्सर्जी अंग कहते हैं। जैसे सब लोगों को पता है कि हमारे शरीर में उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने के लिए एक विशेष प्रकार की संरचना है जिसको हम उत्सर्जी अंग कहते हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। चाहे मल त्यागने के लिए चाहे मूत्र त्यागने के लिए हमारे शरीर में अलग अलग अंग बने हुए हैं, ठीक है ना। और वो अंग जो है वो मतलब कह सकते हैं कि जो नर है उसमें अलग होता है और जो मादा है उसमें अलग होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। जिसके बारे में हम जनन चैप्टर में खास करके बहुत ही विस्तार से इसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, एक बात और याद रखना, यहां पर उत्सर्जी अंग का हम बात कर रहे हैं, तो जिस अंग के द्वारा शरीर से उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकाला जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्सर्जी अंग कहते हैं। लेकिन साथ ही साथ यह भी याद रखना, उत्सर्जी अंग केवल बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। जैसे हम, आप,
जीव जंतु, गाय भैंस ऊंट बकरी जो बहुकोशिकीय जीव है, उत्सर्जी अंग केवल उसमें पाया जाता है। लेकिन जो एक कोशिकीय जीव है, जिसको कि निम्न श्रेणी का जंतु कहा जाता है, जैसे अमीबा, यूग्लिना, ये सब जो हो गया एक कोशिकीय जीव, उसमें उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है। समझ में आ गया बाबू? हाँ, समझ में आ गया ना, याद रखिएगा। तो हम साथ साथ इसमें यह भी लिख देते हैं कि उत्सर्जी अंग केवल, हम यहां पर ना बाबू लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग को याद रहे, हम लिख देते हैं कि उत्सर्जी अंग केवल बहुकोशिकीय जीवों में, उत्सर्जी अंग केवल बहुकोशिकीय जीवों में ही पाया जाता है। उत्सर्जी अंग केवल बहुकोशिकीय जीवों में ही पाया जाता है, ठीक है ना। अब लिखेंगे निम्न श्रेणी के जीव, निम्न श्रेणी के जीवों में, निम्न श्रेणी के जीवों में मतलब क्या हुआ, एक कोशिकीय जीवों में, एक कोशिकीय जीवों में, एक कोशिकीय जीव मतलब आप लोग समझते हैं, चाहे अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामेशियम हो गया, ये सब जो होते हैं। तो निम्न श्रेणी के जीवों में यानी एक कोशिकीय जीवों में उत्सर्जन क्रिया के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है, कोई विशेष अंग नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ऐसे जीव अपने शरीर के सतह से ही, अच्छा आप लोगों को याद होगा कि जब हम अमीबा के बारे में पढ़ा रहे थे, अमीबा में पोषण, याद करिए, जब इसके पहले वाले चैप्टर में हम पढ़ा रहे थे अमीबा में पोषण, तो वहां पर हम आपको बताए थे कि अमीबा में भोजन करने के लिए और उत्सर्जन करने के लिए कोई अलग अंग नहीं होता है। अमीबा अपने पूरे शरीर के किसी भी अंग से भोजन ग्रहण कर सकता है और पूरे शरीर के किसी भी अंग से बाथरूम कर सकता है। समझ में आ गया ना, यानी कि उत्सर्जन क्रिया कर सकता है। समझ में आ गया बाबू? तो ऐसे जीव अपने शरीर के सतही स्तर से, सतह से विसरण के द्वारा, लिखेंगे ऐसे जीव अपने शरीर के सतह से ही विसरण क्रिया के द्वारा, विसरण क्रिया के द्वारा उत्सर्जन करते हैं, विसरण क्रिया के द्वारा उत्सर्जन करते हैं। बस ये चीजें याद रखिएगा। समझ में आ गया बाबू? ये चीजें ना आप लोग याद रखिएगा कि उत्सर्जन करने के लिए हम लोगों के शरीर में या जितने भी बहुकोशिकीय जीव जंतु हैं उनके शरीर में एक अलग अंग पाया जाता है, लेकिन जो एक कोशिकीय जीव हैं उनमें अलग अंग नहीं होता है। आप लोगों को हम बताए थे अमीबा में कि अपना भोजन कैसे पकड़ता है, कुटपाद के द्वारा। जिधर उसको भोजन दिखता है उधर कुटपाद बना लेता है और भोजन को पकड़ के अपने शरीर के अंदर ग्रहण कर लेता है, और फिर जो बेकार पदार्थ है उसको शरीर के किसी भी अंग से बाहर निकाल देता है। तो शरीर के किसी भी अंग से, यानी कि शरीर के किसी भी सतह से भोजन को बाहर कर दे रहा है, भोजन को नहीं बल्कि जो बेकार पदार्थ है उसको बाहर कर दे रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं उत्सर्जन, विसरण क्रिया, ठीक है ना। तो एक कोशिकीय जीव विसरण क्रिया के द्वारा ही उत्सर्जन करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है? जल्दी से बताओ। तो उत्सर्जन किसे कहते हैं? हम लोगों के शरीर में जो बेकार पदार्थ है उसको बाहर निकालने की क्रिया ही उत्सर्जन कहलाता है। जिस पदार्थ को बाहर निकालते हैं उसको उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं, और उत्सर्जी पदार्थ को जिस अंग के द्वारा बाहर निकालते हैं उस अंग को हम लोग उत्सर्जी अंग कहते हैं। अगर यहां तक सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक बार डबल सी लिखिए ताकि हमें पता लगे कि हाँ भाई आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। जल्दी से बाबू हमें एक बार बस जल्दी से आप लोग ये बता दीजिए कि क्या यहां तक सब कुछ सही है। बताओ बाबू, यहां तक क्या आप लोग सब कुछ समझ गए हैं? हाँ जी, जल्दी जल्दी से बताइए, क्या यहां तक सारे बच्चों को सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया? बताओ बाबू जल्दी जल्दी से, क्या यहां तक सब कुछ समझ में आई गयो? चलिए बहुत बढ़िया, सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब बात करते हैं कि आखिर हमारे शरीर में उत्सर्जी अंग कौन कौन है। ठीक है ना, हमारे शरीर में उत्सर्जी अंग कौन कौन है, अब इसका नाम बताते हैं कि आखिर हमारे शरीर के मुख्य उत्सर्जी अंग कौन कौन है।
अब आप लोगों से नहीं पूछेंगे, नहीं तो आप लोग हम जानते हैं कि कुछ कुछ बता दीजिएगा, ठीक है ना। अब हम बताते हैं, बस उतना ही सुनिए। मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जी अंगों के नाम लिखने के लिए कई बार परीक्षा में आ जाता है कि मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जी अंग का नाम लिखें। तो देखो बाबू, मानव शरीर में जो सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग है वो तो त्वचा है, स्किन। हमारे त्वचा में सब जगह पर छोटे छोटे महीन महीन छिद्र है जिससे कि पसीना बाहर निकलता है। ठीक है बाबू, समझ में आ गया? पसीना क्या निकलता है? बाहर निकलता है। तो मानव का सबसे बड़ा जो उत्सर्जन अंग है वो त्वचा है, ठीक है ना। तो मानव के उत्सर्जन अंग के बारे में बात करें तो त्वचा होगा सबसे पहला। तो चलिए अगला टॉपिक हम लोग का है मानव के प्रमुख उत्सर्जी अंग। लिखते हैं मानव के प्रमुख उत्सर्जी अंग। परीक्षा में सवाल भी कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। मैट्रिक परीक्षा में क्वेश्चन आया है, भी कई बार आया है कि मानव के प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन कौन है। कई बार यह क्वेश्चन आया है कि मानव के प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन कौन है। तो सबसे पहला होगा त्वचा। त्वचा ध्यान रखना, सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग है बाबू ये, ठीक है ना। सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग हम लोग लिख भी लेंगे, सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग। क्या लिखेंगे? सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग। सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग कौन है भाई? त्वचा है, क्योंकि पूरे शरीर से पसीना निकलता है ना, तो इससे बड़ा उत्सर्जी अंग तो कोई है ही नहीं। ठीक है, पसीना निकलना भी जरूरी है, क्योंकि पसीना नहीं निकलेगा हमारे शरीर का तापमान ही संतुलन नहीं रहेगा। तो हमारे शरीर का जो सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग है वो त्वचा है। समझ आ गया बाबू? अच्छा, दूसरा दूसरा उत्सर्जी अंग कौन है? तो दूसरा उत्सर्जी अंग का नाम हम लिखते हैं, दूसरा उत्सर्जी अंग है फेफड़ा। आप कहिएगा गुरु जी फेफड़ा कैसे उत्सर्जी अंग है? फेफड़ा कैसे उत्सर्जी अंग है भाई? तो याद करिए ना, हम आपको श्वसन चैप्टर में पढ़ाए थे कि हमारे शरीर में दो गो फेफड़ा होता है, एगो लेफ्ट साइड एगो राइट साइड। और यही दोनों फेफड़ा हमारे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसको बाहर निकालता है कि नहीं है बाबू? कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए विषैला ही तो है, विषाक्त ही तो है कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे शरीर के लिए बेकार पदार्थ ही तो है। ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए बढ़िया है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़िया नहीं है। तो फेफड़ा क्या करता है? उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। तो जो बेकार पदार्थ को बाहर निकाल रहा है उत्सर्जी अंग कहलाएगा। फेफड़ा हमारे शरीर में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहा है, तो फेफड़ा भी क्या कहलाएगा? उत्सर्जी अंग कहलाएगा। तो CO2 गैस को शरीर से बाहर निकालता है सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग। इधर लिख देंगे हम CO2 गैस को, CO2 गैस को बाहर निकालना। बाहर निकालना इसका मुख्य काम होता है, बाहर निकालता है। CO2 गैस को शरीर में से बाहर कौन निकालता है? फेफड़ा। इसके अलावा जो लहसुन हम लोग खाते हैं, मसाला हम लोग खाते हैं, उसके दुर्गंध को भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही बाहर निकालने का काम कौन करता है? फेफड़ा। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो एक चीज याद रखिएगा, पहला तो त्वचा हो गया जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग है। दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया प्यारे बच्चों फेफड़ा, जो कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालता है। ठीक है ना, समझ में आ गया? समझ में आ गया? हाँ, यहां तक सारे बच्चों का क्लियर है? अच्छा, उसके बाद होता है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, यकृत। यकृत भी होता है, ठीक है ना, लीवर जिसको हम लोग कहते हैं। या फिर इसके बाद जो सबसे प्रमुख अंग है ना उसको किडनी ही कह सकते हैं। इसके बाद जो सबसे प्रमुख अंग है इसको हम किडनी भी कह सकते हैं। किडनी, ध्यान रखिएगा, किडनी, जिसको कि हम लोग ब्रिक भी कहते हैं, अभी जस्ट बताए हैं ब्रिक। किडनी को ही हम लोग ब्रिक कहते हैं। उसके बाद बाबू लिखेंगे यकृत। यकृत जिसको हम लोग लीवर कहते हैं या फिर जिगर कहते हैं। कहते हैं ना तू हमारा जिगर का टुकड़ा है रे, हैं? तो जिगर का टुकड़ा, जिगर, जिगर मतलब तो भाई लीवर होता है। जिगर मतलब क्या होता है? लीवर। तो यकृत को ही हम लोग क्या कह सकते हैं? जिगर, या फिर इसी को कहते हैं लीवर। अंग्रेजी में ही बाबू होता है लीवर, LIVER। अंग्रेजी में ही क्या होता है? लीवर, LIVER। ध्यान रखिएगा। तो यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। याद रखना, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, याद रखिएगा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर।
ठीक है ना। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर, याद रखिएगा। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो गया? लीवर। तो प्यारे बच्चों, ये सब हमारे शरीर के प्रमुख उत्सर्जी अंग हैं। परीक्षा में सवाल आएगा, कैसा सवाल आएगा देख लो बाबू। अब हम आपको सीधे सवाल पे लेकर के चलते हैं। परीक्षा में सवाल आएगा कि मानव शरीर की प्रमुख उत्सर्जी अंगों का नाम लिखें। इस तरीके से करके ना परीक्षा में सवाल आता है, मानव के प्रमुख उत्सर्जी अंग का नाम लिखना है। देख लीजिए, ये 2015 में, 2016 में, 2025 में कई बार मतलब ये सवाल पूछा जा चुका है कि मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जी अंगों के नाम लिखें। क्या लिखेंगे? लिखेंगे मानव शरीर का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित है। सबसे पहला अंग लिखेंगे त्वचा। त्वचा में क्या लिखेंगे? मानव शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जन अंग त्वचा होता है, जिसमें श्वेत ग्रंथि पाया जाता है। श्वेत ग्रंथि, ठीक है ना। इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिससे पसीना बाहर निकलता है और यह शरीर के तापमान का क्या करता है? संतुलन करता है। तो हम लोग खूब बढ़िया से जो स्किन है, जो त्वचा है, उसके बारे में लिख लेंगे। उसके बाद दूसरा नंबर पर आता है फेफड़ा। फेफड़ा, जिसको कि हम लोग मानव शरीर का एक प्रमुख अंग मानते हैं। तो यह मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग है, जिसकी संरचना एक जोड़ी होती है। अभी आपको बताया ना, फेफड़ा जिसको लंग्स कहते हैं। हम लोग सांस लेते हैं तो यहां पर फेफड़ा फूलता है, सांस छोड़ते हैं तो फेफड़ा सिकुड़ता है। तो सांस लेने में मुख्य योगदान किसका होता है? फेफड़ा का। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। तो वो ध्यान रखना। तो फेफड़ा का काम क्या है कि शरीर के अंदर जो निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड है, उस गैस को शरीर से बाहर निकालना। हमारे शरीर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसको शरीर से बाहर निकालने का काम किसका है? फेफड़ा का ही है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा लहसुन और मसाला के दुर्गंध को भी बाहर निकालने का काम कौन करता है? फेफड़ा करता है। तो फेफड़ा भी हमारे शरीर का एक प्रमुख उत्सर्जी अंग ही है। अच्छा, तीसरा नंबर पे हम आपको बताए यकृत, जिसको लीवर कहते हैं। देख लीजिए, कुछ इसी प्रकार का फिगर होता है लीवर का। हमारे मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। इसका वजन लगभग 1.5 से 2 किलो का होता है। मतलब 2 किलो मांस का एकदम समझिए कि लोथड़ा है ये, ठीक है ना। जब आप तेल मसाला ये सब ज्यादा खाते हैं ना, तो इसका वजन और बढ़ जाता है, जिसको कि डॉक्टर साहब कहते हैं कि फैटी लीवर हो गया है, यानी कि लीवर मोटा गया है, ठीक है ना। इसलिए तेल मसाला खाना छोड़ दीजिए। तो बउआ, तेल मसाला खाने से ना सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो लीवर पर पड़ता है, ठीक है। तो ये चीजें ना याद रखिएगा। लीवर बहुत नाजुक चीज है, इसको बचा के रखना है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ये। 1.5 से 2 किलो का वजन होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो लीवर जो है, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसका वजन कितना होता है? 1.5 से 2 किलो। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा भी जाता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम लीवर है, ध्यान रखिएगा। लीवर को ही हम लोग जिगर कहते हैं। मम्मी बड़ी प्यार से कहती है कि बेटा तू हमारे जिगर के टुकड़ा है। अगर वही चीज को कह दिया जाए कि बेटा तू हमारे लीवर के टुकड़ा है, तू हमारे यकृत के टुकड़ा है, तो कैसा लगेगा? अगर यकृत का टुकड़ा कहेंगे तो बड़ा खराब लगेगा, लेकिन उसी को जिगर का टुकड़ा कहेंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन है दोनों एक ही चीज है। बात वही हुआ। अगर किसी को जानवर कह दो तो बड़ा खराब लगता है, लेकिन अगर किसी को शेर कह दो तो लगता है कि गर्व का बात है। लेकिन उसको यह पता नहीं कि शेर भी क्या है, एक जानवर ही है। तो बस कहने कहने का फर्क होता है, ठीक है ना। तो यकृत को ही हम लोग लीवर कहते हैं, यकृत को ही हम लोग जिगर कहते हैं। तो जिगर का टुकड़ा कहते हैं तो अच्छा है, लेकिन यकृत का टुकड़ा कहेंगे तो हो सकता है बुरा मान जाए। तो याद रखना इस बात को, है कि नहीं है बाबू? सही है ना? हाँ, ठीक है। आप लोग कृपया करके आज ध्यान दीजिए। आज हमको ना ज्यादा मत बुलवाइए, क्योंकि आज हम चाह रहे हैं कि इस चैप्टर को हम खत्म करें। आप लोग बहुत सारे चीज हमसे कमेंट में पूछते रहते हैं, सर मीडिया वाला जो बोला है उस पर बोलिए। कल हम यूट्यूब पे क्लास लेंगे ना, उस पर खुल करके बोलेंगे। जो भी मीडिया वाला टीचर के बारे में जो उल्टा पुल्टा बोला है ना, हम भी उस पर आपको अपना तर्क देंगे, चिंता न करिए। तो यूट्यूब पर बोलने से फायदा है, तो आज कृपया हमसे न बुलवाइए, हम अगली क्लास में बोलेंगे। आज हम चाह रहे हैं कि कम बातचीत करके इस चैप्टर को खत्म करें। अगर बातचीत में लग गए तो फिर ऐसे ही टाइम पार हो जाएगा, क्योंकि आज भर हमारे पास 1 घंटा का ही टाइम है, 1 से 1.25 घंटा का टाइम है आज भर हमारे पास। कल से फिर हमारे पास 2 घंटा का टाइम होगा। तो कृपया आज आप लोग मन से बस पढ़िए, इस चैप्टर को खत्म करने में हमारा सहयोग करिए। छोटा सा चैप्टर है, खत्म हो जाएगा, बस थोड़ा सा आप लोग सहयोग करिए ना, देखिए कैसे खत्म हो जाता है। नहीं खत्म होगा तब तो फिर बातें अलग है भाई, फिर तो अगली क्लास में देखेंगे ही देखेंगे हम लोग इसको। लेकिन कोशिश करते हैं ना कि खत्म हो जाए, ठीक है। चलो भाई, तो यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया? यहां तक क्लियर हो गया सारे बच्चों को? ध्यान रखिएगा। तो लीवर को ही क्या कहते हैं? जिगर कहते हैं। यह प्रोटीन के पाचन से बने अमीनो अम्ल को अमोनिया में बदल देता है, तथा यकृत की कोशिकाएं इस अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। जो यकृत की कोशिकाएं है ना, वो अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। इस तरीके से करके कुछ यकृत का कार्य होता है। तो मुख्य रूप से यकृत से संबंधित यह क्वेश्चन याद रखिएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो लीवर, लीवर का वजन 1.5 से 2 किलो। ये चीजें कम से कम जरूर याद रखिएगा आप लोग। देख लीजिए, ये जैसे हमारे मानव शरीर है, ठीक है ना। तो मानव शरीर में ये वाला जो भाग आप लोग देख रहे हैं, ये वाला, इसी को प्यारे बच्चे हम लोग क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। यही है हमारे शरीर में लीवर, ठीक है ना, जो कि अमाशय के जस्ट ऊपर में होता है, ठीक है। तो ये चीजें ना याद रखिएगा। और अब जो हम आपको बताए थे, अच्छा देखिए, एक क्वेश्चन और जो कि 2024 में यहां से पूछा था कि हमारे शरीर में गर्मी में पसीना क्यों आता है? गर्मी में पसीना काहे आता है, ठंडा में काहे नहीं पसीना आता है? बताओ बाबू, जानते हैं? गर्मी में पसीना इसलिए आता है क्योंकि हमारे शरीर का तापमान जो है वो एकदम संतुलित रहे। प्राकृतिक तरीका है ये, ठीक है ना। हमारे शरीर का तापमान एकदम संतुलित रहे, इसलिए क्या होता है? गर्मी में हमें पसीना आता है।
क्योंकि जब पसीना आता है तो आप ऐसे सोचिए, बाहर में खूब गर्मी है, जैसे अभी कितना गर्मी होता है दोपहर के टाइम में, तो लगता है कि भाई अस्त व्यस्त हो जाता है मन, तो अभी कितना गर्मी है, तो बाहर में खूब गर्मी है। जब बाहर में खूब गर्मी है, जब वातावरण पूरा गर्म है, तो हमारा शरीर भी गर्म होगा। जब बाहर में खूब गर्मी है तो हमारा शरीर भी गर्म होगा, हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाएगा, ठीक है ना बाबू। और जब शरीर का तापमान बढ़ता है तो हमारे शरीर की जो ग्रंथियां हैं वो पसीना निकालता है, क्योंकि शरीर का तापमान बढ़ेगा तो शरीर क्या होगा, सूख जाएगा ना, स्किन जो है वो सूख जाएगा। सोचो कि गर्मी के कारण हमारा स्किन, हमारा त्वचा क्या होगा, सूख जाएगा। लेकिन जब पसीना निकलता है तो हमारा त्वचा जो है वो नम रहता है, और जब पसीना निकलता है तो पसीना क्या होता है, वाष्प बनता है। देखते हैं ना, पसीना आने के बाद सूख जाता है तो पसीना वाष्प बनता है, और जब पसीना वाष्प बनता है तो शरीर का गर्मी दूर होता है और हमारे शरीर को ठंडक महसूस होता है, ठीक है ना। इसलिए गर्मी में पसीना आना बहुत जरूरी है, गर्मी में पसीना आना भी चाहिए, नहीं तो हमारी त्वचा सुखा देगा। समझ में आया बाबू। तो क्वेश्चन 2024 के मैट्रिक एग्जाम में आया था कि गर्मी में हमें पसीना क्यों आता है, तो लिखेंगे कि गर्मी में पसीना इसलिए आता है क्योंकि यह शरीर का तापमान नियंत्रित करने का प्राकृतिक तरीका है। हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित करने का यह प्राकृतिक तरीका है, ध्यान रखिएगा। जब बाहर गर्मी होती है तो शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जिससे पसीना की ग्रंथियां पसीना उत्पन्न करती है। यानी कि जब शरीर का तापमान बढ़ जाता है तो पसीना का ग्रंथियां पसीना उत्पन्न करती है, और यह पसीना त्वचा पर वाष्पित होता है, और इस प्रक्रिया में शरीर से गर्मी दूर हो जाती है, जिससे शरीर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए, चूंकि 2024 में आया है तो संभावना 2027 में भी पूछ दे, तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि गर्मी में हमें पसीना क्यों आता है, तो खूब बढ़िया से आप ये प्रश्न का जवाब दे सकते हैं कि गर्मी में पसीना इसलिए आता है क्योंकि यह शरीर का तापमान नियंत्रित करने का प्राकृतिक तरीका है। जब बाहर गर्मी होती है तो शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जिससे पसीना उत्पन्न होता है, और यह पसीना त्वचा पर वाष्पित होता है, मतलब त्वचा पर आने के बाद वाष्प बनता है, और इस प्रक्रिया में शरीर से गर्मी दूर होती है, जिससे शरीर को ठंडा महसूस होता है, और यह बहुत जरूरी है, और इसलिए गर्मी में हमें पसीना आता है। तो यह क्वेश्चन है, पसीना से संबंधित यह क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए अब प्यारे बच्चे, हम लोग समझते हैं हमारे शरीर में मूत्र संरचना, हमारे शरीर में मूत्र का निर्माण कैसे होता है, ठीक है ना। हमारे शरीर में मूत्र का निर्माण कैसे होता है और कैसे उसको बाहर निकाला जाता है, ये पूरी प्रक्रिया को हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। मानव में मूत्र का निर्माण कैसे होता है, मूत्र को कैसे बाहर निकाला जाता है, मूत्र कहां पर जमा रहता है, हम लोगों को पेशाब लगता है तो आखिर कैसे, मतलब पेशाब क्यों लगता है, ये सब कुछ हम लोग अभी यहां पर समझने वाले हैं, एकदम ठेठ भाषा में, ठीक है ना। तो आइए आप समझते हैं, जरा अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है बाबू, देखिए सबसे पहला चीज तो ये, अभी जस्ट हम आपको कुछ देर पहले बताए हैं कि मूत्र का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है, जल्दी से बताओ तो आप लोग। मूत्र का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है, कोई बच्चे बताइए। मूत्र का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है, जल्दी से बताओ बाबू। देखो हम आपको बताते हैं, मूत्र का निर्माण जो होता है वो किडनी में होता है, ठीक है ना, जिसको ब्रिक कहते हैं। बहुत बढ़िया, आप में से कई सारे बच्चे सही जवाब दे दिए हैं कि मूत्र का निर्माण जो होता है वो कहां होता है, किडनी में। याद रखिएगा, मूत्र का निर्माण कहां होता है, किडनी में होता है, जिसको ब्रिक कहते हैं। यानी कि ब्रिक हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जन तंत्र है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। उत्सर्जन अंग बहुत महत्वपूर्ण है, कौन, ब्रिक, जिसको ब्रिक हिंदी शब्द है, किडनी अंग्रेजी शब्द है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं ना कि सर ब्रिक जो है वो अंग्रेजी शब्द है, किडनी हिंदी में, किडनी नहीं, किडनी अंग्रेजी शब्द है, KIDNEY, ब्रिक तो हिंदी शब्द है भाई, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, ब्रिक जो हम लोग लिख रहे हैं ये हिंदी है, इसको कहते हैं किडनी। समझ आ गया ना, किडनी अंग्रेजी शब्द है, ब्रिक हिंदी शब्द है। हम लोग अंग्रेजी बोल लेते हैं लेकिन हिंदी कभी कभी मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। यही चीज है ना कि हम लोग मोबाइल बोल लेते हैं लेकिन दूरभाष नहीं बोलते हैं, ठीक है। टेलीफोन बोल लेते हैं इस तरीके से, टेलीविजन बोल लेते हैं लेकिन दूरदर्शन हम लोग इस तरीके से नहीं बोल पाते हैं। तो ये सब चीजें हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हम लोग समझते हैं कि मानव मूत्र संरचना का पूरा वर्णन। तो क्वेश्चन भी परीक्षा में आता है कि मानव में मूत्र संरचना का वर्णन करो। जैसे ये जो किडनी है, किडनी के बारे में, क्योंकि इसी किडनी में मूत्र का निर्माण होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे करके पूछा जाता है, जरा इसको समझिए पहले। क्वेश्चन 2-3 तरीके से परीक्षा में आता है, और ये हमारे शरीर में किडनी का ये बनावट होता है। कई बार ये परीक्षा में ना बनाने के लिए भी दे देगा, हम आपको पहले बता दे रहे हैं, ठीक है बाबू। कई बार ये परीक्षा में ना बनाने के लिए भी आ जाता है, ध्यान से सुन लीजिएगा। ये फोटो कई बार आप लोगों को बनाने के लिए परीक्षा में आ जाता है, और इसको बनाना बहुत आसान है,
ठीक है ना। इसको बनाना बहुत ही आसान है, आप खूब बढ़िया से इसको बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे आप लोग को पहले बता देते हैं। सिंपल सा तरीका, सबसे पहले पेंसिल का यूज करना है। 4 गो लाइन खींच लेना है, 1 2 3 4, चारों लाइन में ना थोड़ा सा ज्यादा बड़ा खींच लिए, थोड़ा सा छोटा ही खींचते हैं, ज्यादा बढ़िया होगा। तो ये 4 गो लाइन खींच लिए। अब क्या करते हैं, ये इसको हम यहां पे मिटा देते हैं और इसके ऊपर में यहां पे मिटा देते हैं, बस हो गया। ठीक है ना। अब देखिए कितना बढ़िया से हम किडनी बना लेते हैं, आप लोगों को भी तुरंत समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इतना प्रक्रिया कर लेना है, इतना प्रक्रिया करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है बाबू, इतना अगर प्रक्रिया कर लिए, मतलब 2 गो लाइन थोड़ा सा छोटा रखिएगा, 2 गो लाइन थोड़ा सा बड़ा रखिएगा, ज्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा बड़ा रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा रखिएगा, उतना ही में काम हो जाएगा। अब क्या करना है, ऊपर वाले हाथ को भी छोड़ देते हैं। नीचे क्या करना है कि ऐसे ना सी टाइप का बनाना है, आप लोगों को देख लीजिए, ऐसे सी टाइप का बनाना है। ठीक है, लीजिए यहां पर बना दिए पूरा ऐसे, यहां पर हम बना दिए पूरा ऐसे। ठीक है, ये वाला हम बना दिए हैं, क्लियर यहां तक। अब क्या करना है, यहां से प्यारे बच्चों फिर से एक ऐसे खींचना है। ठीक है ना, 1 मिनट। ठीक है, और इसको यहां से ऐसे, और इसको यहां से ऐसे करना है। और ये वाला जो अंग है इसको यहां से ऐसे दिखा करके और यहां से इसको ऐसे निकालना है, और यहां से इसको ऐसे कर देना है। ठीक है ना। चलिए, नीचे वाला काम हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब असली काम ऊपर में करना है। ऊपर में हम लोग कैसे करेंगे भैया, ऊपर में हम लोग क्या करेंगे जरा देखिए ध्यान से, यहां से इस तरीके से ये निकलेगा। ठीक है ना, यहां से इस तरीके से ये निकलता है, और यहां से सेम के बीज के आकार का ऐसे बन जाएगा। ठीक है, फिर यहां से भी क्या होगा, यहां से भी इस तरीके से ऐसे निकलेगा। ठीक है ना, यहां से इस तरीके से ऐसे निकलेगा, और यहां से इस तरीके से सेम के बीच के आकार का ऐसे बन जाएगा। हालांकि थोड़ा सा ऊपर नीचे बन गया है, ये दोनों एकदम बराबर में होता है तो ज्यादा बेहतर लगता है। हाँ, ठीक है ना। इसको ना थोड़ा सा आप लोग ऐसे करिए, हम थोड़ा सा इसको फिर से बना देते हैं। ऊपर नीचे थोड़ा हो गया है, एकदम बराबर में रहता है, और बराबर में ही रहेगा तो ज्यादा बेहतर भी होगा। हाँ बाबू, बराबर में ही रहेगा तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे ऊपर नीचे जो ये थोड़ा हो गया है ना, इसको हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं, तब ज्यादा ऊपर नीचे हम काट दिए थे लाइन को। चलिए, अब यहां पर करेंगे ना तो ये ज्यादा बेस्ट होगा। ठीक है, अब देखिए, अब क्या हुआ, यहां से एक लाइन ऐसे निकलेगा, ये दोनों बाहर चला जाएगा, यहां से एक ऐसे, यहां से एक ऐसे, यहां से ये बाहर जाएगा, इधर से ये, इधर से ये, इधर से 4 लाइन ये बाहर चल जाएगा, ये इधर से ये बन जाएगा, इधर से ये बन जाएगा। इस तरीके से हमारा क्या हो गया, 2 गो संरचना हो गया है। ठीक है ना, इस तरीके से हमारा 2 गो संरचना हो गया, ध्यान रखिएगा इसको आप लोग। ठीक है, और यहां से दोनों में से एक पाइप निकलता है, यहां से भी एक पाइप निकलेगा, और यहां पर प्यारे बच्चों मूत्र वाला थैली होता है। यहां से ना मूत्र वाला ये थैली होता है, जहां पर आकर के मूत्र क्या होता है, जमा होता है। तो इस तरीके से करके आप फिगर को खूब बढ़िया से बना सकते हैं। लगभग लगभग तो बनिए गया है, इस तरीके से भी अगर आप बना देते हैं तो परीक्षा में बढ़िया नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना, फिगर बनाना अत्यंत जरूरी होता है। ठीक है बाबू, तो देख सकते हैं मतलब ओरिजिनल एकदम बनावट ऐसा है, हम लगभग लगभग उस तरीके का चित्र बना चुके हैं। तो इस तरीके से करके आप लोग फिगर बना सकते हैं। ये प्यारे बच्चों किस चीज का फिगर हो गया, मानव उत्सर्जन तंत्र, या फिर लिख सकते हैं मानव मूत्र संरचना, मानव उत्सर्जन तंत्र, मानव उत्सर्जन तंत्र, या फिर इसी को कहते हैं मानव मूत्र संरचना, मानव मूत्र संरचना, याद रखिएगा इसी को कहेंगे मानव मूत्र संरचना। क्लियर हुआ। तो कुल मिलाकर के प्यारे बच्चे हमें इसी के बारे में पढ़ना है। क्वेश्चन कैसे आएगा अभी जस्ट बताए हैं, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा कि मानव मूत्र संरचना का सचित्र वर्णन करें। ठीक है ना, या फिर क्वेश्चन आएगा कि वृक्क का नामांकित चित्र बना करके वर्णन करें, जैसे कि 2025 में आया भी था। और या फिर क्वेश्चन आएगा कि मानव उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। ये 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं। तो आइए समझते हैं कैसे बनेगा।
लिखेंगे कि मानव का प्रमुख उत्सर्जन अंग वृक्क होता है, जिसकी संरचना प्रमुख अंगों से संपन्न होती है। सबसे पहले वृक्क के बारे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे वृक्क के बारे में? कि यह मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है, जिसकी संख्या एक जोड़ी होती है। हमारे शरीर में एक जोड़ा प्यारे बच्चों क्या होता है? वृक्क होता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 2 वृक्क है, एक रहता है लेफ्ट साइड में, एक रहता है राइट साइड में, और ये वृक्क पीछे होता है बाबू, यहां पर, ठीक है ना, कमर के पास होता है पीछे में, यहीं पर ना ये किडनी होता है। तो ये देख सकते हैं आप लोग कि एक वृक्क हमारे दाहिने साइड में और एक वृक्क हमारे बाएं साइड में, 2 वृक्क होता है, यानी कि 2 किडनी होता है। और जो हर एक किडनी है, प्रत्येक किडनी मतलब एक किडनी, इसका वजन 150 ग्राम। आपको हम सबसे शुरुआत में ही बताया आज की क्लास में कि एक किडनी का वजन कितना होता है? 150 ग्राम। दोनों किडनी को मिला दिया जाए तब जाकर के वजन होगा कितना? दिल के बराबर। दिल का वजन 300 ग्राम होता है ना। तो यानी कि 2 किडनी मिलाकर के वजन बराबर होगा एक हृदय का, यानी कि हृदय से भी कम वजन किडनी का होता है, बहुत थोड़ा सा होता है, इतना छोटा सा होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। यह कमर के ठीक ऊपर मेरुदंड के अगल बगल भाग में स्थित होता है, यानी कमर के ऊपर रीढ़ की हड्डी के अगल बगल में स्थित होता है। वृक्क के बाहरी भाग को कार्टेक्स कहा जाता है, यानी कि वृक्क का ये जो बाहरी वाला भाग है, जैसे ये जो बाहरी वाला भाग आप लोग देख रहे हैं, तो ये जो बाहरी भाग है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इधर से ये और इधर से ये, इसको हम लोग क्या कहेंगे? कार्टेक्स। यानी कि वृक्क का जो बाहरी हिस्सा है उसको कार्टेक्स कहा जाता है, जिसका आकार अवतल होता है। अवतल मतलब होता है धंसा हुआ। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका आकार क्या है बाबू? धंसा हुआ है। अवतल दर्पण आप लोग ऐसे ही ना बनाते थे, इस तरीके से अवतल दर्पण आप लोग बनाते थे, तो अवतल दर्पण के आकार का ही बाहरी भाग इसका होता है। वृक्क का जो धंसा हुआ भाग है उसको कहा जाता है पेल्विस। क्या कहते हैं? पेल्विस। तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान से समझना, ये जो वृक्क का धंसा हुआ वाला अंदर वाला भाग है उसको कहते हैं पेल्विस, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा। तो वृक्क के बाहरी भाग को कार्टेक्स कहते हैं। हो सकता है परीक्षा में आ जाए कि वृक्क के बाहरी भाग को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा बाहरी भाग को कार्टेक्स कहा जाता है। और वृक्क का जो धंसा हुआ भाग है उसको क्या कहते हैं? तो वृक्क का जो धंसा हुआ भाग है उसको हम लोग पेल्विस कहते हैं। वृक्क का कार्य है नाइट्रोजनी जैसे गंदे पदार्थ को बाहर निकालना, यानी कि हमारे शरीर में जो नाइट्रोजनी पदार्थ है, यानी मूत्र में, मतलब कि मूत्र जैसे पदार्थ को क्या करना? बाहर निकालना। नाइट्रोजनी पदार्थ उसी को कहते हैं। तो वृक्क का कार्य होता है नाइट्रोजनी पदार्थ को, यानी कि शरीर का जो गंदा पदार्थ है उसको शरीर से बाहर निकालना। तो वृक्क के बारे में याद रखिएगा। अच्छा, अब एक चीज जरा समझो आप लोग, इस वृक्क में तो मूत्र का निर्माण हो गया। अब इस वृक्क से ये पाइप लगा हुआ है दुगो, जो कहां आता है बाबू? नीचे ये वाला थैली में आता है। तो अब हम इस पाइप के बारे में पढ़ेंगे। ये जो पाइप लगा हुआ है ना दुगो, इस पाइप के बारे में पढ़ेंगे। इस पाइप को हम लोग क्या कहते हैं पता है? इस पाइप को हम लोग क्या कहेंगे? कोई बच्चे बता सकते हैं? इस पाइप को हम लोग क्या कहते हैं? मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी, यानी कि ये जो पाइप आप लोग देख रहे हैं, ये जो पाइप आप लोग देख रहे हैं, इसको कहेंगे क्या कहेंगे? मूत्रवाहिनी। इसको कहेंगे हम लोग मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी कहते हैं इसको। समझ में आ गया ना? तो बउआ ये वाला क्या हो गया? मूत्रवाहिनी। 2 पाइप होता है और दोनों पाइप से, जैसे इसमें क्या है, किडनी में क्या है ना, कि एक के बार में तो पूरा मूत्र बनता नहीं है। पानी अगर हम लोग पीते हैं तो धीरे 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 मूत्र बनते रहता है, और मूत्र जब इसमें बनता है तो इस पाइप से आकर के यहां पर इसमें आकर के मूत्र जमा होता है, ठीक है ना। तो ये जो 2 पाइप है इसका नाम क्या है? मूत्रवाहिनी। तो अब हम लोग मूत्रवाहिनी के बारे में पढ़ते हैं, जरा ध्यान रखिएगा। मूत्रवाहिनी वृक्क का जो कौन वाला भाग है? जो पेल्विस भाग है। अभी हम आपको बताए थे कि जो धंसा हुआ भाग होता है, जो धंसा हुआ भाग होता है उसको पेल्विस कहते हैं। तो वृक्क का जो ये वाला ये वाला धंसा हुआ भाग है ना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? पेल्विस। तो वृक्क का जो पेल्विस भाग है उससे निकलने वाली नली, यानी कि वाहिनी को मूत्रवाहिनी कहा जाता है, जो मूत्राशय में जाकर के खुलता है। यानी कि प्यारे बच्चों आप ऐसे समझो, ये जो नली है, ठीक है ना, अभी हमको जस्ट हम यहां पर समझा रहे थे, कि वृक्क का जो धंसा हुआ भाग है, ये वाला जो भाग है धंसा हुआ भाग है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये धंसा हुआ भाग है, और धंसा हुआ वाले भाग से ही 2 पाइप निकला है, और इस पाइप को, इस वाहिनी को, इस नली को ही हम लोग क्या कहते हैं? मूत्रवाहिनी कहते हैं। और ये मूत्रवाहिनी जो है वो आकर के यहां पर खुल रहा है, देख सकते हैं यहां पर नाशपाती के आकार का एक थैला है, इसको हम लोग कहते हैं मूत्राशय। इसको हम लोग क्या कहते हैं बबुआ? इसको कहते हैं मूत्राशय। और मूत्र जो है ना वो यहीं पर आकर के जमा होता है, ठीक है। मूत्र जो है वो इसी थैली में आकर के जमा होता है, और जब ये भर जाता है पूरा तो हम कहते हैं भाई जरा एक नंबर से कहते हैं ना। तो ये वाला जो भाग है ना, ये मूत्राशय होता है प्यारे बच्चों। तो हम मूत्राशय के बारे में जानेंगे कि शरीर के जो पिछला भाग होता है, शरीर का जो पिछला भाग है हमारा, पिछले भाग में नाशपाती के जैसा थैली नुमा संरचना को ही क्या कहा जाता है? मूत्राशय कहा जाता है। और इसी में मूत्र संग्रह यानी जमा होता है। तो ये जो निचला ये वाला जो भाग है बाबू, ये वाला जो पूरा भाग है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मूत्राशय कहते हैं। और मूत्राशय से ही फिर मूत्र मार्ग जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना। मूत्राशय से ही मूत्र मार्ग होता है। मूत्र मार्ग पुरुषों में अलग और महिलाओं में अलग होता है। वो जनन क्रिया के अनुसार बनाया गया है, मतलब ईश्वर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा वो जनन क्रिया के अनुसार बनाया गया है, और जनन क्रिया भी उसी मार्ग से होता है, और जो मूत्र मार्ग है वो भी वही है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, मूत्र मार्ग के बारे में याद रखिएगा कि मूत्राशय जो है, इसमें मूत्र जमा हुआ और फिर इसी से मूत्र मार्ग अटैच होता है। मूत्र जिस मार्ग से बाहर निकलता है उसे मूत्र मार्ग कहा जाता है।
ठीक है ना, याद रखिएगा। तो कुल मिलाकर के आपको बस अब इतना समझना है कि हमारा जो ब्रिक है, जो किडनी है, इसमें मूत्र बना, ठीक है ना, किडनी में क्या बना, मूत्र बना, यानी कि जो भी हमारे शरीर का गंदगी था उसको छान करके मूत्र बनाया कौन, किडनी, और किडनी में मूत्र धीरे धीरे बनते जाता है और इस पाइप से होकर के धीरे 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 मूत्र इसमें जमा होता है। ठीक है बाबू, तो ये किडनी हो गया, ये जो दो पाइप देख रहे हैं इसको मूत्रवाहिनी कहेंगे, और धीरे धीरे इस थैली में आकर के मूत्र जमा होता है, तो इस थैली को हम लोग मूत्राशय कहते हैं, और इस थैली से मूत्र मार्ग जो है वो जुड़ा रहता है, और मूत्र मार्ग के द्वारा ही हम लोग मूत्र को अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो मूत्र का जो पूरा प्रक्रिया है वो यही है, समझ में आ गया। हमारे शरीर में मूत्र का जो पूरा प्रक्रिया है वो यही है। यहां तक बताओ बाबू, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक बार बता दीजिए कि गुरुजी हम सब कुछ समझ गए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक बार बताओ भाई कि हम सर जी पूरा समझ गए और आप लोगों को पूरा समझ में आ गया। अगर सब कुछ क्लियर है तो जल्दी से बताइए कि गुरुजी समझ गए, पूरा समझ में आ गया। समझ में आ गया बाबू? कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डबल सी लिखिए जल्दी से। अच्छा, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया ना? चलिए बहुत बढ़िया। अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं मूत्र की बनावट। अब थोड़ा सा बात करेंगे मूत्र की बनावट का। कि मूत्र का जो बनावट होता है उसमें कैसा होता है, यानी कि मूत्र जो हम लोग विसर्जित कर देते हैं, जिसको शरीर से निकाल देते हैं, उसमें होता क्या क्या है। तो प्यारे बच्चों समझना मूत्र में क्या क्या होता है। सबसे पहला तो ये समझना मूत्र, मूत्र में क्या क्या होता है। सबसे ज्यादा तो जल होता है, पानी। मूत्र जो हम लोग करते हैं उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, पानी होता है। उसके बाद उसी मूत्र में यूरिया भी कुछ होता है, यूरिया का मात्रा भी मूत्र में होता है, और प्लस में सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl भी होता है। NaCl वो जो खाने वाला नमक होता है ना, नमक, वो नमक बाबू होता है जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम क्लोराइड। इसको क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, ध्यान रखिएगा। तो मूत्र जो होता है, मूत्र जो होता है वो कैसा होता है, मूत्र में सबसे ज्यादा जल होता है, उसमें यूरिया होता है। यूरिया जो होता है बाबू लगभग ध्यान रखिएगा 2% यूरिया होता है। यूरिया कितना होता है, लगभग 2% यूरिया होता है, याद रहेगा। हाँ बाबू ध्यान रखिएगा, लगभग 2% क्या होता है, यूरिया होता है, याद रहेगा ना। हाँ अच्छा, जल कितना होता है, 96% जल होता है। ठीक है, तो 2% यूरिया हो गया और 96% जल हो गया, प्लस 2% अन्य पदार्थ, प्लस 2% अन्य पदार्थ होता है। अन्य पदार्थ में जैसे कुछ NaCl हो गया, ये सब। ठीक है ना, NaCl का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड। जो हम लोग नमक खाते हैं ना, नमक को ही हम लोग कहते हैं सोडियम क्लोराइड। तो जो मूत्र होता है, मूत्र में नमक का भी मात्रा होता है। ठीक है ना, इसलिए मूत्र जो है वो नमकीन होता है। ऐसे तो खैर हम ये नहीं कहते कि कोई गलती से, भाई माफ करना, ठीक है ना, हम ये नहीं कहते कोई उसका स्वाद चखे, लेकिन ये भी याद रखिएगा जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो अपने मूत्र को फिल्टर करके पीते भी हैं। ठीक है ना, मूत्र जब खूब ज्यादा जोर से प्यास लगता है, रेगिस्तान में अगर कोई फंस जाता है, रेगिस्तान में अगर पानी नहीं मिलता है, तो आदमी जीवित रहने के लिए ना मूत्र को भी पीता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो मूत्र जो होता है ना उसमें यूरिया का मात्रा होता है। देखिएगा मूत्र में क्या होता है, यूरिया का मात्रा। यूरिया कैसे साबित करेंगे कि इसमें यूरिया का मात्रा होता है। देखो बाबू कहीं पर ना घास है, घास पे अगर कोई व्यक्ति जाकर के अगर पेशाब करता है ना, कुछ दिनों के बाद देखिएगा वहां का घास पूरा जल जाता है। ठीक है ना, और सेम चीज आप यूरिया खाद आप ले लीजिए, आपके घर में खेतों में डालने के लिए यूरिया खाद आता होगा ना, एक ही जगह पर जाकर के आप 1 मुट्ठी यूरिया खाद डाल दीजिए, देखिएगा वहां का जो घास होगा वो जल जाएगा। यानी कि अगर हम ढेर सारा यूरिया खाद एक ही जगह पे डाल दिए तो भी घास जला गया, या फिर अगर हम किसी जगह पे अगर मूत्र विसर्जन कर दिए, पेशाब कर दिए, तो भी घास जला गया। यानी कि मूत्र जो है उसमें यूरिया का मात्रा होता है, ध्यान रखिएगा। तो मूत्र में 96% जल होता है, 2% यूरिया होता है, और 2% ही क्या होता है, अन्य पदार्थ होता है। ठीक है बाबू, हाँ ठीक है ना। 2 पदार्थ, अन्य पदार्थ में जैसे अन्य पदार्थ में सोडियम क्लोराइड हो गया, कुछ यूरिक अम्ल भी होता है। यूरिक अम्ल, मूत्र में ना यूरिक अम्ल भी होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसा कहा जाता है कि लगभग यूरिक अम्ल भी मूत्र में क्या होता है, ठीक है ना। हाँ
अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण चीज, मूत्र का रंग जो है वो कैसा होता है? पीला। ठीक है बाबू, तो मूत्र का रंग जो पीला होता है ना, उसमें एक रंजक होता है यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण ही तो हम लोग ये भी लिख लेंगे, मूत्र का रंग पीला, मूत्र का रंग पीला, पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। रंजक लिख लेते हैं, पीला, मूत्र का रंग पीला, रंजक यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम, यूरोक्रोम के कारण, यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र का जो पीला रंग होता है ना, वो यूरोक्रोम के कारण ही होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा जरूर से जरूर। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। ठीक है, तो मूत्र के बारे में ये सब चीजें ना आप लोग याद रखिएगा। हाँ बाबू, यहां तक क्लियर हो गया? तो मूत्र का बनावट कैसा होता है आप लोग को समझ में आया? मूत्र का बनावट कैसा होता है आप लोगों को समझ में आया? मूत्र का बनावट, मूत्र में जल होता है लगभग 96%, यूरिया होता है लगभग 2%। आपसे सवाल भी पूछा जाएगा कि मूत्र में यूरिया की मात्रा कितना होता है, तो 2%, और 2% बाकी अन्य पदार्थ भी होते हैं, याद रखिएगा इस बात को। मूत्र का रंग हल्का पीला होता है, और पीला क्यों होता है? तो मूत्र में यूरोक्रोम होता है, यूरोक्रोम के कारण ही मूत्र का रंग पीला होता है, यह भी याद रखिएगा। यूरोक्रोम के कारण ही मूत्र का रंग कैसा होता है? पीला होता है। समझ में आ गया? बताओ बाबू, यहां तक सारे बच्चों का क्लियर है? यहां तक सभी बच्चों का क्लियर हो गया? यहां तक सारे बच्चों का क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना और बच गया है एक बार देख लेने तो पहले हमको। चलिए, देखो बाबू, अब हम लोग को पढ़ना है डायलिसिस मशीन के बारे में। 10-15 मिनट और लगेगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, बस आप लोग जल्दी जल्दी से देख लीजिए, ठीक है ना? तो डायलिसिस मशीन क्या होता है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर किसी भी कारण से किडनी खराब हो गया, किसी भी कारण से अगर किडनी खराब हो जाए, जैसे किडनी में चोट लग गया, किडनी क्षतिग्रस्त हो गया, ठीक है ना, हाई ब्लड प्रेशर के कारण भी कभी कभी किडनी खराब हो जाता है, चिनिया रोग के कारण भी कभी कभी दिक्कत होता है, तो किसी भी कारण से अगर किडनी खराब हो गया, वैसे स्थिति में तो आदमी का मृत्यु हो जाएगा। अगर किडनी खराब हो गया, ठीक है ना, तो वैसे स्थिति में तो आदमी का मृत्यु हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बाबू, बताओ? है? तो जब आदमी का किडनी खराब हो जाता है, तो आदमी को एक मशीन के सहारे जीवित रखा जाता है। उस मशीन का ही नाम है डायलिसिस मशीन। जो काम हमारे शरीर में 150 ग्राम का किडनी कर देता है, वो काम इतना बड़ा मशीन करता है। ठीक है ना? सोच लो, जो काम हमारे शरीर में इतना छोटा सा किडनी करता है, वही काम इतना बड़ा मशीन करता है, जिसको डायलिसिस मशीन कहते हैं। समझ में आया? आप प्रेमानंद जी महाराज का नाम तो सब लोग सुने होंगे, हैं? आए दिन वो चर्चा में रहते हैं। प्रेमानंद जी महाराज का दोनों किडनी कहा जाता है कि खराब है, और वो डायलिसिस पर ही जिंदा है। ठीक है ना? क्योंकि होता क्या है कि जब किडनी खराब हो गया, तो हमारे शरीर में विषाक्त पदार्थ बनेगा, हमारे शरीर में विषैला पदार्थ बनेगा। जब किडनी खराब हो गया ना, तो हमारे शरीर में जहरीला, आप सोचो, हमारे शरीर में किडनी क्या कर रहा था? फिल्टर कर रहा था, किसी चीज को फिल्टर कर रहा था। किडनी ही खराब हो गया, तो हमारे शरीर में विषैला पदार्थ का मात्रा तो बढ़ जाएगा। तो जब हमारे शरीर में विषैला पदार्थ का मात्रा बढ़ेगा, तो उसको शरीर से बाहर निकालना जरूरी है। नहीं तो अगर शरीर से बाहर नहीं निकालेंगे तो आदमी का मृत्यु हो जाएगा। तो हमारे शरीर में जो विषाक्त पदार्थ बना ना, उसको शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है, और बाहर निकालने के लिए एक मशीन का प्रयोग किया जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डायलिसिस मशीन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? डायलिसिस मशीन कहते हैं। याद रखना बाबू, ठीक है ना? तो क्वेश्चन आता है कि डायलिसिस मशीन क्या है, तो लिख देंगे, अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाने के कारण, या संक्रमण, या मधुमेह, या उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर के कारण किडनी अगर क्षतिग्रस्त हो जाती है और अपना कार्य करना बंद कर देता है, जिसके कारण शरीर के अंदर जहरीला पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। यानी कि अगर हमारे शरीर में किडनी खराब हो जाएगा तो व्यक्ति का मृत्यु हो जाएगा। अतः हमारे शरीर में जो जहरीला पदार्थ बना, इसके निष्कासन के लिए, यानी कि इसको शरीर से बाहर निकालने के लिए जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? डायलिसिस मशीन कहते हैं।
समझ में आया ना? तो अगर आपसे पूछा जाए कि डायलिसिस मशीन क्या है, तो सिंपल बताइएगा, हमारे शरीर में किडनी के खराब हो जाने के बाद हमारे शरीर में जो विषाक्त पदार्थ है, हमारे शरीर में जो जहरीला पदार्थ है, उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए जो मशीन लगता है, उस मशीन को ही हम लोग क्या कहते हैं? डायलिसिस मशीन कहते हैं। समझ में आया बाबू? इसको ध्यान रखिएगा। तो किडनी जो है वो बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में जो किडनी है ना, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। किडनी हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण अंग है, इसको आप लोग जरूर याद रखना। समझ में आ गया? हमारे शरीर में जो किडनी है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण अंग है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। समझ में आ गया बाबू? हाँ जी, समझ में आ गया ना? चलो, तो अब क्या करते हैं, क्योंकि आप लोगों का समय भी अब हो रहा है मैथ का, आज भर का तो ही आपके पास टाइम ही था, तो अब समय हो रहा है। अब सुन लीजिए हमारी बातों को, थोड़ा सा बस सुन लीजिए हमारी बातों को। प्यारे बच्चों, कल आप लोगों का टेस्ट होना है, कल टेस्ट होगा, कल टेस्ट होगा, ठीक है ना? तो जब कल टेस्ट होगा, तो पूरा टेस्ट खत्म करने के बाद लास्ट में 30 मिनट का टाइम निकाल करके, या 15-20 मिनट जो भी टाइम लगे उसको निकाल करके, हम कल टेस्ट के बाद आपका जो 1-2 पार्ट बच गया है, ठीक है ना, उसको हम खत्म करा देंगे। समझ में आ गया? बस 1-2 पार्ट जो बच गया है उसको हम बस क्या करेंगे, अगली क्लास में खत्म करा देंगे। क्लियर? हाँ जी, आज भर आप लोग मैथ वाला क्लास कर लीजिए। कल से आप लोगों का, कल आपका जो थोड़ा सा पार्ट जो बच गया है ना नेफ्रॉन वाला, उस नेफ्रॉन वाले पार्ट को हम कल खत्म कर देंगे। ठीक है? क्लियर? आज ही कर दें? एक बच्चे, अधिकांश बच्चे कह रहे हैं कि सर आज ही कर दीजिए। चलो, तो आज ही कर देते हैं, देखते हैं भाई, कुछ समय निकालते हैं। चलो आज ही करते हैं, ठीक है ना? अब कल नहीं तो फिर आज ही कर देते हैं। चलो रहने दो, हटाओ, खत्म ही करते हैं। तो डायलिसिस मशीन आप लोग समझ गए ना बाबू? चलिए, अब एक लास्ट टॉपिक बचा है जिसका नाम है नेफ्रॉन। अब ये नेफ्रॉन है क्या बाबू? हमारे शरीर में जो किडनी है ना, ये किडनी नेफ्रॉन से ही बना है। हमारे शरीर में जो किडनी है, वो किडनी नेफ्रॉन से ही बना है। अब नेफ्रॉन बहुत छोटा होता है। कितना छोटा होता है सर? आइए समझाते हैं। नेफ्रॉन का आकार कुछ ऐसा होता है, जरा आप लोग ध्यान से देख लीजिए। नेफ्रॉन देखो बाबू, कुछ इस तरह का होता है, ठीक है ना? कुछ इस टाइप का संरचना होता है नेफ्रॉन का। अब आप ये सोचिए कि 150 ग्राम के किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होता है। सोच लो बाबू, 150 ग्राम के किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होता है, तो समझिए कि कितना छोटा छोटा होता होगा। यह संरचना ना जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तब इस प्रकार का संरचना दिखाई पड़ता है, और नहीं तो सोचो कि इतना सा 150 ग्राम के किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन है, ये पता चलेगा? इसलिए चूंकि हमारा पूरा किडनी जो है वो नेफ्रॉन से ही बना हुआ है, इसलिए ब्रिक को नेफ्रॉन का कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। ब्रिक की कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो अगर नेफ्रॉन के बारे में पूछा जाए तो खूब बढ़िया से हम लोग कह सकते हैं बाबू, जरा ध्यान से सुनना। अगर आपसे पूछा जाए नेफ्रॉन के बारे में, ठीक है ना, अगर आपसे पूछा जाए नेफ्रॉन के बारे में, तो खूब बढ़िया से आप लोग नेफ्रॉन के बारे में ना बता सकते हैं। देखिए, अगर नेफ्रॉन के बारे में बातचीत किया जाए ना, तो आप खूब बढ़िया से बता सकते हैं। क्या बताएंगे? ब्रिक की कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है, यानी कि ब्रिक जो है हमारा पूरा का पूरा नेफ्रॉन से ही बना हुआ है, ठीक है ना? नेफ्रॉन का चित्र कुछ ऐसा होता है जो कि आप बड़े आराम से बना सकते हैं। पहले ये वाला डंडा बना दीजिए जिसमें डाली के जैसा संरचना, और यहां से एकदम ऐसे घुमा करके ऊपर में प्याला के जैसा ऐसा संरचना बनेगा, ठीक है ना? ये ध्यान रखिएगा। तो ब्रिक की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को ही हम लोग ब्रिकाणु भी कहते हैं। नेफ्रॉन को ही हम लोग क्या कहते हैं? ब्रिकाणु। ध्यान रखिएगा, नेफ्रॉन को ही क्या कहते हैं? ब्रिकाणु। और अभी आपको बताए कि ब्रिक में नेफ्रॉन की संख्या 10 लाख से अधिक होता है, यानी कि एक किडनी में 10 लाख से अधिक नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन की संरचना कैसा होता है? प्याले के आकार का। ऊपर में आप लोग देख रहे हैं प्याला जैसा संरचना बना हुआ है, देख सकते हैं ना? ऊपर में ऐसा प्याला जैसा संरचना है। ये प्याला जैसा संरचना किसका होता है? नेफ्रॉन का ही होता है, जिसे बोमेन संपुट कहा जाता है। यानी कि ऊपर में जो ये वाला संरचना आप लोग देख रहे हैं, ये वाला, इसको क्या कहते हैं? बोमेन संपुट भी कहा जाता है। ऊपर में जो प्याला जैसा संरचना आप लोग देख रहे हैं ना, ये वाला, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बोमेन संपुट भी कहते हैं। बोमेन संपुट में रुधिर कोशिकाओं का जाल जैसा गुच्छा सा समूह पाया जाता है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, और ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट के मिश्रित रूप को मेलपिगियन संपुट कहा जाता है। यानी कि प्यारे बच्चों, ये जो ऊपर में आप लोग देख सकते हैं, ये वाला, ये
इसमें ना रुधिर का जाल होता है, ठीक है ना, इसमें रुधिर का बहुत बड़ा जाल होता है और उस गुच्छा को, उस जाल को ही ग्लोमेरुलस कहते हैं। और ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट, यानी कि ग्लोमेरुलस जो इसके अंदर है और ये बोमेन संपुट, दोनों को अगर हम मिला देंगे तो उस मिश्रित रूप को क्या कहते हैं, मैलपिगियन संपुट कहा जाता है। और सभी नेफ्रॉन के मैगपिलियन संपुट ब्रिक के कार्टेक्स भाग में शामिल होता है। तो ब्रिक के बारे में पूछा जाता है मुख्य रूप से। यह क्वेश्चन तो खैर बहुत ज्यादा नहीं आता है, मुख्य रूप से आपसे यह पूछा जाता है कि नेफ्रॉन का क्या कार्य होता है, नेफ्रॉन का कार्य बताइए। तो बाबू नेफ्रॉन का कार्य 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 कई बार ये परीक्षा में आ चुका है कि नेफ्रॉन का मुख्य कार्य क्या होता है। तो अगर नेफ्रॉन का कार्य पूछा जाए तो आप खूब बढ़िया से बता सकते हैं कि नेफ्रॉन गुर्दे की वह कार्यात्मक इकाई है, गुर्दा मतलब जो किडनी है, ठीक है ना। तो नेफ्रॉन वह कार्यात्मक इकाई है जो रक्त को फिल्टर करके मूत्र बनाती है, यानी कि नेफ्रॉन का ही काम है रक्त को फिल्टर करके मूत्र बनाना, खून को फिल्टर करके, खून को साफ करके रक्त बना, ये क्या बनाना, मूत्र बनाना, जिससे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ और अतिरिक्त तरल पदार्थ बाहर निकलते हैं। यानी कि मूत्र के द्वारा शरीर में जो गंदगी है वो बाहर निकलता है और रक्त में जरूरी पदार्थों को बनाए रखा जाता है। यानी कि जो जरूरी पदार्थ है वो रक्त में ही रह जाता है और जो जरूरी पदार्थ नहीं है उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यह मुख्य रूप से 3 प्रक्रियाओं द्वारा होता है। निस्पंदन, यानी कि रक्त से छोटे कणों को छानना, रक्त में जो छोटे छोटे कण है उसको छान लेता है। उसके बाद दूसरा कार्य है पुनः अवशोषण, यानी कि जरूरी पदार्थों को रक्त में वापस लौटाना। और तीसरा है स्राव, यानी कि अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र में छोड़ना, द्वारा रक्त को शुद्ध करती है। यानी कि जो नेफ्रॉन है ये मुख्य रूप से खून को ही छानने का काम करती है, खून को छान करके मूत्र बनाना। पहले रक्त में जो छोटे छोटे अशुद्ध कण है उसको छान लेती है, उसके बाद इसका पुनः अवशोषण होता है और फिर उसके बाद क्या होता है, इसको मूत्र बना करके शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो हमारा जो पूरा ब्रिक है, पूरा जो किडनी है वो नेफ्रॉन का ही बना रहता है, ध्यान रखिएगा। समझ में आया बाबू? हाँ, तो अगर पूछा जाए कि नेफ्रॉन किसे कहते हैं तो सीधे बता दीजिएगा कि ब्रिक के कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। यानी कि ब्रिक में जो पूरा कार्य करता है वो नेफ्रॉन ही करता है। एक ब्रिक में लगभग 10 लाख से अधिक नेफ्रॉन होते हैं। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया भाई? जल्दी से बताओ। यहां तक सारे बच्चों का क्लियर हो गया? चलिए बहुत बढ़िया। अब सबसे लास्ट टॉपिक एक बचा है पेड़ पौधों के बारे में, कि पेड़ पौधों के उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से हैं। ठीक है ना बाबू, ध्यान रखिएगा। तो पेड़ पौधों के बारे में बहुत ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है, बहुत थोड़ा सा पढ़ना है, जो कि मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव में ही क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा बहुत सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसको हम लोग तुरंत देख लेते हैं। जंतुओं की तरह पौधों में भी उत्सर्जन के लिए कोई विशिष्ट अंग नहीं पाया जाता है जंतुओं की तुलना में। यानी कि जंतुओं में तो पेड़ पौधों, ये जंतुओं में तो उत्सर्जन के लिए अंग होते हैं, अलग से अंग बने होते हैं, लेकिन पेड़ पौधों में कोई अंग नहीं होता है। श्वसन क्रिया से निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं प्रकाश संश्लेषण से निष्कासित ऑक्सीजन गैस विसरण क्रिया द्वारा पत्तियों के रंध्रों एवं अन्य भागों से अवस्थित बात रंध्रों के द्वारा उत्सर्जित होता है। यानी कि पेड़ पौधे जब श्वसन क्रिया करती है, तो पेड़ पौधे जब श्वसन क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी रंध्रों के द्वारा बाहर निकल जाता है, स्टोमेटा के द्वारा बाहर निकल जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो वो भी रंध्रों के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। बाष्पोत्सर्जन से निकलने वाला जल मुख्यतः रंध्रों द्वारा तथा पौधों के अन्य भागों द्वारा निष्कासित होता है। पानी की अगर बात करें तो आपको बताया था ना कि पेड़ पौधों में जो पत्तियों के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन होता है, तो वाष्पोत्सर्जन भी जब शरीर से बाहर निकल रहा है, पेड़ पौधे के शरीर से बाहर निकल रहा है, तो वो भी उत्सर्जन कहलाया। तो वाष्पोत्सर्जन भी रंध्रों के द्वारा हो जाता है। यानी कि पेड़ पौधों में गैसों का उत्सर्जन और वाष्पोत्सर्जन, ये दोनों प्यारे बच्चों रंध्रों के द्वारा हो जाता है, यानी कि स्टोमेटा के द्वारा हो जाता है। पौधे उत्सर्जी पदार्थों को अपनी पत्तियों एवं छाल में भी संचित करते हैं। पेड़ पौधों में जो उत्सर्जी पदार्थ है उसको वो पत्तियों में भी संचित करते हैं, यानी जमा करते हैं, और जो पेड़ पौधों का छाल होता है छाल में भी जमा करते हैं। पत्तियों के गिरने एवं छाल के बिलगाव से भी उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन होता है। आप अगर पत्तियों को तोड़ेंगे या पत्तियां जब पेड़ छोड़ करके गिर जाती है तो वह तो वहां से भी उत्सर्जी पदार्थ निकलते हैं। उत्सर्जी पदार्थ कोशिकीय रिक्तिकाओं में जमा रहते हैं, जैसे टैनिन। अब सुनिएगा, पेड़ पौधे का जो उत्सर्जी पदार्थ है वो टैनिन हो गया, रेजिन हो गया, गोंद हो गया, ये सब पेड़ पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। जैसे हम लोगों में उत्सर्जी पदार्थ मल मूत्र है ना, वैसे ही पेड़ पौधों का जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो टैनिन, रेजिन, गोंद, ये सब होता है। गोंद के बारे में तो लगभग सब लोग जानते हैं, क्योंकि गोंद तो निकलते हुए सब लोग पेड़ पौधों में से देखे हैं। टैनिन और रेजिन के बारे में नहीं जानते होंगे, जिसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब सुनो, जो टैनिन होता है वह वृक्षों के छाल में जमा रहता है। जो टैनिन है वो वृक्षों के छाल में जमा रहता है। रेजिन और गोंद जो है वो कहां जमा रहता है? पुराने जाइलम में। जो पुराना जाइलम है, जाइलम याद होगा, जाइलम का कार्य जल का वहन करना होता है, लेकिन जो पुराने जाइलम है उसमें क्या होता है? रेजिन और गोंद जमा रहता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो टैनिन है ये कहां जमा होता है?
ठीक है ना बाबू। तो जो टैनिन है वह वृक्षों के छाल में जमा रहता है। रेजिन और गोंद जो है वो कहां जमा रहता है? पुराने जाइलम में। यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कुछ पौधों में उत्सर्जी पदार्थ गाढ़े दूधिया रूप में संचित रहता है, जिसे लेटेक्स कहा जाता है। अच्छा, कुछ कुछ पौधा ऐसा होता है जिसमें अगर आप छाल को छीलेंगे, चाहे पत्ती को तोड़ेंगे, तो देखते हैं कि दूध निकलता है। जैसे पीपर के पत्ते में भी, बरगद के पेड़ में आप लोग देखते होंगे कि अगर थोड़ा सा उसमें हल्का सा भी अगर चीरा लग जाए, कट लग जाए ना, तो उसमें से दूध निकलता है। वो जो दूध निकलता है ना, उसको लेटेक्स कहा जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। समझ आया? यानी कि पेड़ पौधों में से जिसको हम लोग दूध कहते हैं ना, वो एक्चुअल में लेटेक्स है। जैसे पीपल, बरगद या पीला कनेर की एक पत्ती को अगर तोड़ेंगे तो उसमें से उजला, दूधिया और गाढ़ा लेटेक्स निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपके पीपल के पेड़ तो मिल जाएंगे आपके गांव में बड़ी आसानी से। उसका एक पत्ता तोड़िएगा, देखिएगा उसमें से दूध निकलेगा। ठीक है ना? पीपल के पत्ते को तोड़ने के बाद ना उसमें से दूध निकलता है। वो जो दूध है ना, उसी को लेटेक्स कहा जाता है। अभी तक आप लोग उसको दूध बोलते थे कि अरे देखो ना, पीपलवा का पतवा तोड़ते हैं ना, तो उसमें से दूध निकलता है। हुआ वो दूध नहीं है, वो लेटेक्स है। तो आज के बाद बताइएगा लेटेक्स है। अगर कोई गांव घर में अगर बोले कि देखो ना, पीपल के पेड़ के पत्ता तोड़ते हैं तो दूध निकलता है, तो कहिए अरे दूध नहीं है, ये लेटेक्स है। क्या है बाबू? लेटेक्स। तो वो भी एक उत्सर्जी पदार्थ ही है। तो बबूल के पौधे में गोंद उत्सर्जी पदार्थ के रूप में पाया जाता है। जैसे बबूल का पौधा हो गया, कई बार परीक्षा में पूछ देता है कि बबूल के पौधे में उत्सर्जी पदार्थ क्या है। तो बबूल के पौधे में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? गोंद। फिर है चीड़। तो जो पौधा होता है किस चीज का, तो ध्यान रखिएगा, जो चीड़ का पौधा होता है उसमें रेजिन एक उत्सर्जी पदार्थ होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? और जो जलीय पदार्थ होते हैं, जो जलीय पौधे होते हैं, वो पानी में ही विसरण क्रिया के द्वारा उत्सर्जन क्रिया करते हैं। जलीय पौधा के बारे में बहुत ज्यादा हम लोगों को ये नहीं पढ़ना है। और जो कुछ स्थलीय पौधा भी होते हैं ना, वो मिट्टी में अपना उत्सर्जन करते हैं। यानी कि जो जलीय पौधा होते हैं वो जल में उत्सर्जन कर देते हैं, जो स्थलीय पौधा होते हैं वो मिट्टी में अपना उत्सर्जन कर देते हैं। लेकिन कुछ उत्सर्जी पदार्थ का नाम याद रखिएगा: टैनिन, रेजिन, गोंद, लेटेक्स। ठीक है ना? ये सब उत्सर्जी पदार्थ को आप लोग ध्यान रखिएगा। यहां से बस एक क्वेश्चन परीक्षा में आता है, जो कि सबसे लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि पौधे में कुछ उत्सर्जी पदार्थ के नाम लिखें। सिर्फ उत्सर्जी पदार्थ का नाम पूछेगा। 2025 में ये क्वेश्चन आया भी है, तो लिख देंगे पौधे के कुछ उत्सर्जी पदार्थ के नाम निम्नलिखित है। सबसे पहला, पौधे का उत्सर्जी पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड भी है, क्योंकि पौधे जब श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते भी हैं। तो पौधे का उत्सर्जी पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड भी है। पौधे का उत्सर्जी पदार्थ ऑक्सीजन भी है। पौधे का उत्सर्जी पदार्थ जलवाष्प भी है। पौधे का उत्सर्जी पदार्थ गोंद है, रेजिन है, लेटेक्स है, टैनिन है। ये सब पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। पौधे इन पदार्थ को पत्तियों में रंध्र छिद्रों के माध्यम से बाहर निकालते हैं, कुछ को जमा कर लेते हैं या जड़ों के माध्यम से मिट्टी में छोड़ देते हैं। तो आपसे बस उत्सर्जी पदार्थ का नाम पूछ रहा था, तो उत्सर्जी पदार्थ का नाम हम लोग बता देंगे: कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, टैनिन, रेजिन, गोंद, जलवाष्प, लेटेक्स। ये सब क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है। तो यही पर प्यारे बच्चों फिर क्या हो गया, आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है और फाइनली उत्सर्जन चैप्टर भी आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। लो भाई, पीछे वाली क्लास में खत्म करने का बात कर रहे थे, आप लोगों ने कहा तो हम इसी क्लास में खत्म कर दिए, लेकिन अब मैथ की क्लास का टाइम हो गया है। ठीक है ना? मैथ के क्लास का टाइम हो गया है भैया। तो मैथ का क्लास का टाइम जो है वो आज 15 मिनट हम एक्स्ट्रा कर देते हैं। 8:30 की जगह 8:45 से कर देते हैं। आप लोग का जो क्लास है ना, वो 8:45 से चलेगा। आप लोग का क्लास कितना बजे से? आज 8:45 से चलेगा, याद रखिएगा। ठीक है? तो चलिए आज की इस क्लास को अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका चारों चैप्टर बायोलॉजी का समाप्त हो गया। जय प्रक्रम, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, अधिकांश चैप्टर जो है वो आपका खत्म हो गया, समाप्त हो गया। तो कुल मिलाकर के बाबू आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। कल आप लोग टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। कल आप लोग टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। और फिर से हम एक बार कह देते हैं भैया कि कल से आप लोगों का जो टाइम टेबल है ना बाबू, ये वाला टाइम टेबल के अनुसार कल से आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है? ये वाले टाइम टेबल के अनुसार कल से आप लोग तैयार रहिएगा। तो कल आप लोग इस टाइम टेबल के लिए तैयार रहना। मिलते हैं प्यारे बच्चे आप लोगों से हम नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास का इंतजार करिए। मैथ का क्लास जरूर कर लीजिएगा और कल से तो आपका मैथ का क्लास सुबह में 7 बजे से हो जाएगा। ठीक है? तो चलिए अब आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। फाइनली आज हम उत्सर्जन चैप्टर समाप्त कर दिए। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।